क्लास हमने स्टार्ट कर ली है और ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या क्या जो चीज़ें हैं हम मास्टर करेंगे बेसिक से एडवांस। ठीक है, अब आप लोगों ने ऑब्वियसली मेंटरशिप तभी ज्वाइन किया जब आप लोगों ने पब्लिक रिजल्ट्स देखे जो मैं पब्लिक चैनल पे आप लोगों को डिलीवर करता रहा, चाहे वो बिटकॉइन की एग्जैक्ट लेवल टू लेवल कॉल हो या किसी कॉइन का बताना हो। इंशाल्लाह मेंटरशिप में गारंटी है कि इसको कंप्लीट करके आप इस काबिल होंगे कि ख़ुद के एनालिसिस कर पाएंगे। सेम लेवल टू लेवल गेम आप जो है खेलने के काबिल हो जाएंगे। अपने एनालिसिस, अपने सिग्नल सब इंडिपेंडेंट आप जो है चीज़ों को डील कर रहे होंगे इंडिपेंडेंटली। लेकिन इसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि आपकी तरफ से आपने एफर्ट पूरी डालनी है। जो आपको होमवर्क दिया जाएगा क्लास के एंड पे, वो होमवर्क आपने सबमिट करवाना है मुझे प्रॉपर। यहाँ पे इस वक्त जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप्स में आप लोगों को डिवाइड किया गया है। दोनों के अलग अलग व्हाट्सएप पे आप समझें ग्रुप्स हैं। तो हर स्पेसिफिक इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर ग्रुप का क्लास कंप्लीट होने के बाद जो है होमवर्क वहाँ सबमिट करवाएगा। और सबमिट करवाने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप सोचें ये टाइम होगा, नहीं। जब कभी आपको जो है आपने प्रॉपर मार्केट में अप्लाई किया है, मिल गई ये चीज़, बेशक रात ही हो रही हो, आप सेंड कर दें। मैं एक्टिव हुआ, ऑनलाइन हुआ, मैं वेरीफाई कर दूंगा, नहीं तो मैं बाद में चेक वेरीफाई कर दिया करूँगा। ये तरीक़ेकार होगा। और आप लोगों ने सिंपली अपनी माइक्स को जो है म्यूट रखना है। और जब मैं कंप्लीट कर लूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक, उसके बाद आप लोगों ने जो है फिर बोलना स्टार्ट करना है, अपने क्वेश्चंस आपने करने हैं। सिंपली हर एक को जो है प्रॉपर क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जल्दी। प्रॉपर जो है आप लोगों को मैं आउटलाइन बताऊँगा और उसके बाद हम फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे। तो अभी मैं आउटलाइन जो है स्टार्ट करता हूँ बोलना। सबसे पहले आप समझें कि हमारे पास जो चीज़ है हम स्टडी करेंगे वो है बेसिक मार्केट की मुतालिक। बेसिक मार्केट के मुतालिक हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि क्रिप्टो इवॉल्व किस तरह से हुई है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो सबकॉन्शियस है, आपकी जो माइंड सेट है वो स्ट्रॉन्ग हो और आप इसको फिर प्रॉपर मैनर में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। ऐसा ना हो बिटकॉइन 10-15 हज़ार डॉलर क्रैश कर जाए और आप डर जाएँ वहाँ पे, फिर ये वाला काम नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर जो है हिस्ट्री को समझें और आपको वर्थ का अंदाज़ा हो कि बिटकॉइन की पावर क्या है, वर्थ क्या है। उसके बाद हम जो है फिर आगे मूव ऑन करेंगे और इसी में सारा कुछ कवर हो जाएगा। कॉइन टोकन का क्या फ़र्क होता है, ब्लॉकचेन, प्राइस एक्शन क्या है, डिफरेंट हमारे पास एस्पेक्ट्स जो हैं वो सारे कवर करते हुए हम आगे मूव ऑन करेंगे टेक्निकल पे। और टेक्निकल भी आज हम जो है स्टार्ट ले लेंगे। टेक्निकल में हमारे पास जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है ऑर्डर बुक होती है। आपको पता हो कि सपोर्ट क्यों है, रेजिस्टेंस क्यों है। उसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर हो गए हैं, ट्रेंड लाइंस को प्रॉपरली किस तरह से ड्रॉ करना है, कौन सी ट्रेंड लाइन कितनी स्ट्रांग होती है। उसमें फिर 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से भी और ड्रॉ करने के हिसाब से भी। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इन पे मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करती है, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं, लेकिन आपको बेसिक इनका पता होना चाहिए, तो उसको भी हम बिल्कुल स्टडी करेंगे। चार्ट पैटर्न्स की तरफ मूव ऑन करेंगे और चार्ट पैटर्न्स में हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स हैं। मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो मार्केट में काम करते हैं, जिनकी हेल्प से मैं आप लोगों को बैक टू बैक सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ, तो वही आपके लिए काफ़ी है। जाहिर सी बात है, फजूल चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना स्ट्रेच करने को मैं 6 महीने के लिए भी इस मेंटरशिप को स्ट्रेच कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ वो यूज़फुल चीज़ें जो काम करती हैं मार्केट में। तो ये हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट। और उसके अलावा जो है फर्दर हमारे पास ये वाले एस्पेक्ट्स भी हैं। टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि आप लोगों में से किसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर है। आप क्या स्विंग ट्रेडर हैं या आप जो है स्कैल्पर हैं, इंट्राडे हैं? क्योंकि ये आप समझिए सिर्फ स्क्रीन पे आपने टाइम एनालाइज नहीं करना होता कि मैं 4 आवर पे एनालाइज करूँगा, मैं 10 आवर, जो भी व्हाट्सएवर टाइम फ्रेम है, बल्कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आपको किस जो है टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है सारा कुछ। हम वो आगे आइडेंटिफाई करेंगे। इंडिकेटर्स पे क्यों रिलाई नहीं करेंगे ज़्यादा, वो भी बताया जाएगा। इंडिकेटर्स में हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट वॉल्यूम और RSI इंडिकेटर हैं, बाकियों को हम यूज़ ही नहीं करते, और रीज़न क्या है वो आपको आगे चल के पता लगेगा। बिटकॉइन डोमिनेंस रिलेशन, फंडिंग रेट्स, लिक्विडेशन, CME फ्यूचर, जितने इंपॉर्टेंट को रिलेशंस हैं ये सारे आपको बताए जाएंगे। अब इतना कुछ जब आपको बताया जाएगा तो फिर आपने कंफ्यूज हो जाना है कि कौन सी चीज़ें मार्केट में काम करती है, कौन सी नहीं करती। और इतना ज़्यादा पता होने के बाद आप अप्लाई किस चीज़ को करेंगे, तो आपने इस पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा और फिर सिंपलेस्ट टर्म्स में आगे किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं वो भी बताऊँगा। अब मिसाल के तौर पे आप कोई एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप पहले अल्फ़ाबेट सारे सीखेंगे ना। अब उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट जो है कभी इस्तेमाल होंगे किसी एक जुमले में, कभी नहीं होंगे, लेकिन आपको आने तो वो सारे चाहिए ताकि आप प्रॉपर एक फ्लुएंसी के साथ जुमला बोल सकें। ऐसा ही है। तो सिमिलरली ट्रेडिंग में सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कभी इस्तेमाल हो जाएंगी कुछ सिचुएशंस में, कभी नहीं होंगी। जहाँ पे नहीं होंगी वेल एंड गुड, जहाँ पे होंगी अच्छा आप प्रॉपरली अप्लाई कर सकेंगे। तो ये इस तरह से हम जो है चीज़ों को लेके चलेंगे सिंपलेस्ट मैनर में। अब मैं क्लास जो है स्टार्ट करने लगा हूँ। बस ये मैं जो आउटलाइन है उसको एंड कर रहा हूँ। अब टेक्निकल चीज़ सब कंप्लीट हो गया। टेक्निकल के बाद आपको जो
रिस्क मैनेज करना है वो आना चाहिए, वो आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। साइकोलॉजी आपको किस तरह से डेवलप करनी है थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड आपको साथ साथ जो है बताया जाएगा इसका। लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल में हमारे पास होते हैं कॉइन्स के फंडामेंटल, और साथ में फंडामेंटल इवेंट्स जो कि यूएस साइड से होते हैं, उनको प्रॉपर्ली किस तरह रीड करना है, मार्केट पे उनका क्या इफेक्ट होता है, और जो हमारे पास कॉइन्स को किस तरह प्रॉपर्ली एनालाइज करना है वो सब बताया जाएगा। जितनी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं वो सब भी बताई जाएंगी, और जो ऑन चेन एनालिसिस है वो भी बताया जाएगा। मैं फिर कह दूँ, इतना कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद कंफ्यूज नहीं होना, इसको प्रॉपर मैं सिंपलेस्ट मैनर में आपको बताऊंगा कि एंड पे आप इस काबिल हों कि ईजिली वो सब कर पा रहे हो जो मैं करके दिखाता हूँ। अब हम आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टफ़ की तरफ। आप देखें एक चीज़ कि हमारे पास क्रिप्टो ना इवॉल्व किस तरह से हुई है, मैं सिंपलेस्ट मैनर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास इस्तेमाल होता था क्या, सिक्का इस्तेमाल होता था, लेकिन सिक्के से भी पहले एक चीज़ इस्तेमाल होती थी, उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। यानी किसी को अगर लेट्स से मीट चाहिए और सामने वाले को वीट चाहिए, कोई भी 2 पर्टिकुलर आइटम्स, तो वो आपस में एक्सचेंज कर देते एक ख़ास मकदार की बेस पे। अब वो मकदार कोई भी हो सकती थी, कोई 2 किलो की चीज़ दे के बदले में जो है 1 किलो की चीज़ ले सकता था, या इस तरह की। फिर हमारे पास सोना आ गया, फिर सोना जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, फिर सिक्के बन गए, चीज़ इस तरह इवॉल्व होती रही, और फिर करेंसी सिस्टम आ गया। अब करेंसी सिस्टम ना बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है, ये आपको समझना है, क्योंकि ये समझेंगे तो आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में चीज़ों की समझ आएगी। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ऑटोमन एम्पायर जो है कोलैप्स कर गई। वर्ल्ड वॉर जब 2 हुई, उसमें अमेरिका ने जो है जितनी भी कंट्रीज़ थी बड़ी, उनको अच्छा खासा वेपन सप्लाई किया, और साथ ही बकिया जितने गुड्स थे जो अच्छी कंट्रीज़ थी, और इन रिटर्न गोल्ड लेता रहा अमेरिका। अब जाहिर सी बात है, इतना सिंपलेस्ट नहीं है, प्रॉपर इन्होंने एक प्लान के तहत सब कुछ किया है, लेकिन आप बस ये समझें कि उन्होंने गोल्ड जो है लिया है, और हर कंट्री से गोल्ड लिए, इतना गोल्ड लिया है कि दुनिया का 75% मॉनेटरी गोल्ड अमेरिका के पास था वर्ल्ड वॉर के एंड पे। मॉनेटरी गोल्ड क्या होता है, 2 किस्म के गोल्ड होते हैं, हाउस होल्ड गोल्ड और मॉनेटरी गोल्ड। जो हाउस होल्ड गोल्ड है वो ये होता है कि जो नॉर्मल इंडियन में एग्जांपल ले लेता हूँ या पाकिस्तानी लोगों ने अपने घरों में रखा होता है, उसको हाउस होल्ड जो गोल्ड है वो कहा जाता है। और उससे हट के जो बैंक्स में गोल्ड होता है उसको मॉनेटरी गोल्ड कहा जाता है। तो दुनिया के जितने बैंक्स थे, आप समझे 75% गोल्ड अमेरिकन बैंक्स के पास था, इतनी पावर आ गई थी इनके पास। ऑब्वियसली गोल्ड पे लोगों को ट्रस्ट है, तो अमेरिका पे भी ट्रस्ट करना बनता था। अब ब्रेटन वुड्स जो एग्रीमेंट है वो कॉल किया गया, 44 कंट्रीज़ बुलाई गई, ये 1944 की बात है, और उसमें ये तय पाया कि जो US डॉलर है वो रिज़र्व करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होगा पूरी दुनिया में। अब रिज़र्व करेंसी के तौर पे क्यों इस्तेमाल होगा, लोग क्यों यकीन करें, बाकी मुल्क क्यों ट्रस्ट करें, सिर्फ एक रीज़न है कि US डॉलर को जो चीज़ बैक कर रही होगी वो होगा गोल्ड। यानी आप एक जो US डॉलर है उसको अमेरिकन किसी बैंक को जाके देंगे, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड देगा, कुछ खास आउंसेस हुआ करते थे। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंट्री के आदमी है या कोई कंट्री है, अमेरिकन बैंक को जाके वो नोट देगी, इन रिटर्न गोल्ड लेगी। ये थी उस वक्त US डॉलर की पावर, और बैक पे सोना था, तो उतना ही अमाउंट प्रिंट कर सकते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रिंट कर सकता था जितना बैक पे सोना रखा हुआ था। इतना आपको यकीनन सारा कुछ अब समझ आ रहा होगा। अब हुआ ये है कि हमारे पास जो है अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 50+ कंट्रीज़ में इन्वेट किए। ऑब्वियसली जब आप इन्वेट करते हो रिसोर्सेज लगते हैं, आपको ख़र्चा करना होता है, और ख़र्चा वेपन्स पे होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे होता है, दूसरी कंट्रीज़ को होता है, बहुत से खर्चे होते हैं। तो अब वियतनाम वॉर में अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और सारा कुछ ही चल रहा था, साथ साथ अमेरिका का गोल्ड अब जा रहा था, और इतना गोल्ड चला गया कि आप समझे 1970 में अमेरिका के पास सिर्फ 25% मॉनेटरी गोल्ड था, बाकी सारा गोल्ड चला गया। लेकिन US डॉलर की पावर क्या थी, US डॉलर पे लोगों को सिर्फ इसलिए ट्रस्ट था कि उसकी बैक पे सोना है, अब तो सोना ही जा रहा था। और हमारे पास जो 44 कंट्रीज़ हैं उन्होंने US डॉलर को उस वक्त इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। फिर 1960s में जो ऑयल की इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बूमिंग थी, और अमेरिका ने सऊदी अरब को जो है कांटेक्ट किया और उनको बताया कि आपको हम आर्म्ड फोर्सेस देंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, इन रिटर्न आप जो ऑयल की ट्रेडिंग है वो गोल्ड में करें, US डॉलर में करें। अब उन्होंने US डॉलर में जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी सऊदी अरब ने। इधर से 44 कंट्रीज़ कैप्चर हो गई, यूरोपियन जो स्टेट्स हैं वो हो गई। यूरोप में यूरो ही चलता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड्स डॉलर में होती हैं। तो ये सारा कुछ जब हो रहा था और सारे मुल्क जो है एक्सेप्ट करने लग गए यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर को, तो ये सुपर पावर बन गया अमेरिका। सिंपल सी बात है, फोर्सेस अलग, और जब आपके पास पैसे का कंट्रोल आ गया पूरी दुनिया का, तो आप किसी भी मुल्क को तबाह कर सकते हो, किसी को भी बना सकते हो एक अपनी कॉल से कि भाई कोई ट्रेड नहीं करेगा इसके साथ, वरना उस पर सैंक्शंस लग जाएंगी। और वो मुल्क क्यों डरते हैं, क्योंकि आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है। आपकी आर्मी क्यों स्ट्रॉन्ग हुई है, क्योंकि आपकी जो करेंसी है पूरी दुनिया डिपेंडेंट है उस पर। आप उस मुल्क में बैन कर दो, उस मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो किस तरह से है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ।
लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना कुछ समझ आ गया किस तरह हुआ। अब 1971 में जो है रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड निक्सन, और उन्होंने गोल्ड बैक करेंसी सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया और एक नया करेंसी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया कि हुकूमत जितना बोलेगी वो उतना प्रिंट करेंगे जो बैंक्स हैं। सिंपल सी बात है। अब ये वाला काम ख़त्म कि बैग पे इतना सोना पड़ा हुआ है तो सिर्फ उतनी ही वर्थ के जो है आप नोट प्रिंट कर सकते हो। अगर ये वाला काम करना है तो हमारे पास अब गोल्ड नहीं है, तो ये वाला काम ही ख़त्म कर दो और फियाट करेंसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जो नोट है उसकी वैल्यू क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बैक पे कि ये जो है बॉन्ड्स इशू करते हैं और वो फिर आगे इन्वेस्टर्स वगैरह बाय करते हैं। उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा आपको लेके। आप बस सिंपल ये समझें कि हुकूमत बोलती है नोट प्रिंट करना है, बस मशीनें चलती हैं, नोट प्रिंट हो जाते हैं और नोट प्रिंट होके आ जाते हैं। मिसाल इसकी इस तरह है कि $10 पड़े हुए हैं इकोनॉमी में, मईशत में, कंट्री में $10 हैं और यहाँ पे 10 आप समझें आइटम्स हैं। टमाटर ले लें, टोमेटो। अब आप एक चीज़ समझें कि एक टोमेटो $1 का है, लेकिन हुकूमत ने क्या किया, $10 और प्रिंट कर दिए। अब मार्केट में कितना आ गया, $20 आ गया, लेकिन टोमेटो तो वो प्रिंट नहीं कर सकती। तो अब वो जो एक टोमेटो $1 का था, सेम 1 टोमेटो अब $2 का हो गया। समझ आ रही है बात की? तो ये करेंसी जो है जितना चाहते हैं प्रिंट कर देते हैं और ये प्रिंट करने की वजह से आपकी करेंसी जो है वो डीवैल्यू होती है। और अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि किस तरह से आपकी करेंसी 50 टाइम्स जो है उसकी 50% वैल्यू कम हुई है कि वही एक टोमेटो जो $1 का था करेंसी प्रिंट करने के बाद वो $2 का हो गया। और यही होता है हर कंट्री में, यही होता है। पाकिस्तान मिसाल ले लें, इंडिया ले लें, कोई भी हुकूमत मनी प्रिंट करती रहती है और मनी प्रिंट करने के बाद जो है आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। आपको ये नहीं समझ आती कि भाई चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हो रही हैं। चीज़ें इसलिए बेहतर नहीं हो रही हैं क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई ओवरऑल बहुत बढ़ रही थी तेज़ी से, और उन्होंने क्या किया कि करेंसी प्रिंट करते रहे वो, और आपको बस उन्होंने एक तरह का सॉर्ट ऑफ लॉलीपॉप आप बोल सकते हैं मुनासिब अल्फाज में, वो पकड़वा दिया कि आपकी जो सैलरी है 20% इंक्रीमेंट हो गया, जबकि वो आपको ये नहीं बताएंगे 60% 70% इन्फ्लेशन राइज हो गई है। और यही मेन रीज़न है फाइनेंशियल एजुकेशन ना प्रोवाइड करने का। किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने लग जाएंगे, हर कंट्री के, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह डायरेक्ट नॉलेज नहीं दी जाती। कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता, फजूल से फजूल तरीन सब्जेक्ट कंपलसरी होगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा कंपलसरी, और यही प्रॉब्लम है। तो आपको ओवरऑल अब समझ आ रही है चीज़ किस तरह से वर्क करती है, और ये बताना इसलिए ज़रूरी था आपको पता लगे कि बिटकॉइन को क्यों लाया गया। अब जब इतनी ज़्यादा करेंसी प्रिंट की जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है? किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो उसको कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है वो? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के। कोई भी बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट वो दे रहा होता है अपने उन लोगों को जो कि उसमें आके डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिटर्स को, सिंपल ऐसे ये लेंडर्स आप बोल सकते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा होता है। तो लोग क्या करते हैं फिर मार्केट से या इन जनरल अपने पास जो पैसे रखे होते हैं उनको जाके बैंक्स में डालते हैं और उनको फिर हायर इंटरेस्ट मिलता है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, आप समझिए पैसा जो है सिंपली जाता है बैंकों में। जब पैसा वापस बैंकों में जाता है तो पीछे लोगों के पास कम पैसे होते हैं चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए। जब पैसे कम होंगे तो वो कम चीज़ें खरीदेंगे, जब कम चीज़ें खरीदेंगे चीज़ों की कीमतें खुद डाउन आ जाएंगी। समझ आ रही है? तो इन्फ्लेशन जब भी बढ़ती है तो उसको फिर कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो पैसा है वो मुड़ के वापस बैंकों में आ जाता है और पीछे चीज़ें फिर जो है कम होने लग जाती है उनकी वैल्यू। फिर जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ठंडे होने लग जाती है, सब कुछ फिर दोबारा बूस्ट करना होता है, फिर क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट फिर कम कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो जो बड़े बिजनेसेस हैं वो बैंक से कम इंटरेस्ट पे लोन उठाते हैं, फिर नौकरियां वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिर लोगों के पास पैसे आते हैं, लोग फिर खर्चा वगैरह करते हैं और खर्चा करने से फिर चीज़ें महंगी होती हैं, फिर चीज़ें जब महंगी होती हैं फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, फिर जो है सारा कुछ पैसा वापस मुड़ के चला जाता है। तो ये आप समझे कंटिन्यूस एक लूप चल रहा है और वो इस तरह से चीज़ें उसके गिर्द घूम रही हैं। ये सारा कुछ आपको समझ आ गया कि मनी की वैल्यू क्यों नहीं है, वक्त के साथ साथ क्यों कम हो रही है ये। अब ये भी समझें कि हमारे पास 2008 में अमेरिका में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है, और उसमें ये हुआ था कि लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था। यही फियाट करेंसी सिस्टम स्कैम का जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और लोगों को फिर जो है समझ आ रही थी कि उनके साथ काफ़ी एक तरह का धोखा हो रहा है। अभी भी कुछ वो समझ आ रही है लेकिन वो 1% से भी कम है। तो आपकी मनी जब आप बैंक से लेने जाते हैं, सैटरडे संडे बैंक ऑफ है, आप एक बड़ी अमाउंट विड्रॉ करने जाते हैं, बैंक के पास उस वक्त मौजूद नहीं होती, एटीएम आपको ज़्यादा एक लिमिट दे देता है, आपकी अमाउंट पे ही आपको लिमिट रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ज़्यादा फीस चार्ज जो है करनी पड़ जाती है। आप एक बड़ी अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होंगे। एक बड़ी अमाउंट किसी मुल्क से दूसरे मुल्क सेंड करना चाह रहे हैं, टाइम लग सकता है, कोई डिले आ सकता है, फ़ीस ज़्यादा लग सकती है, गवर्नमेंट जब चाहे आपका अकाउंट फ्रीज कर सकती है। आपको समझ आ रही है? आपकी हार्ड अर्न मनी और उस पर हुकूमत इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रख रही है। क्यों?
तो ये जो चीज़ है इसको टैकल करने के लिए बिटकॉइन को लाया गया 2009 में। सतोशी नाकामोटो जो है उन्होंने इसको लाया, और रीज़न क्या था आपको अच्छे से पता चल गया। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको टैकल किया जाए, बड़ी से बड़ी अमाउंट दुनिया के एक कोने से दूसरे में सेंड की जाए, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ना कर सके, आप जब चाहें अपनी बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शंस को डील कर सके। सिंपल है। अब आप बोले ये डिसेंट्रलाइज किस तरह से है, तो सिंपली आपने बिट नोड नाम सुना होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। बिट नोड काफ़ी आपने सुना होगा। अब ये जो वेबसाइट है बेसिकली आपको बताती है कि नोड्स कहाँ पे रन हो रहे हैं इस वक्त दुनिया में। अब नोड्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये इस वक्त जो है दुनिया में नोड्स चल रहे हैं, ठीक है। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि इस वक्त बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस वगैरह उनको वैलिडेट कर रहे हैं। सिंपल। अब आप बोलें ये क्या होता है, मैं आपको सिंपलेस्ट टर्म्स में बताता हूँ। ये जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो, ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन में जो है हेल्प करती है। इसमें आप समझें वर्चुअल एक सारा कुछ ब्लॉक्स की सूरत में कंपाइल होता है। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी ना समझ आ रही हुई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है समझना, बस आपको ये समझ आ जाए डिसेंट्रलाइज्ड है ये। लेकिन आप ये समझे कोई भी डाटा होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो ब्लॉक की सूरत में आ जाती हैं, फिर वो जाती हैं ऑनलाइन, और वहाँ पे वो फिर एक ब्लॉक होता है उसके साथ कनेक्ट होती है। कंप्यूटर्स जो हैं वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक है, फिर ये एक ब्लॉक के साथ कनेक्ट होगी, फिर नई इन्फॉर्मेशन आई वो इस ब्लॉक के साथ कनेक्ट हो गया, नया आया उस प्रीवियस वाले ब्लॉक के साथ कनेक्ट हो गया। तो अगर आपको अब इस ब्लॉक को जो है चेंज करना है तो आपको इन प्रीवियस सारे ब्लॉक्स का डाटा चेंज करना होगा, और उनका डाटा चेंज करने के लिए सारे कंप्यूटर्स को आपको हैक करना पड़ेगा, मेजॉरिटी कंप्यूटर्स को, और उसके लिए बहुत बड़ी कंप्यूटेशन पावर लगती है। इतनी कंप्यूटेशन पावर नहीं है किसी के पास भी। तो सिंपल जो है, इसलिए ये चीज़ डिसेंट्रलाइज मैनर में प्रॉपर चल रही है। अब आप बोले भाई कंप्यूटर हट भी तो सकते हैं, बिल्कुल हटने को हट सकते हैं, लेकिन अब किसी और को मुफाद नज़र आएगा अपना, तो जाहिर सी बात है वो उसकी स्पेस फिल करने आ जाएगा। दुनिया का ये जो है वो है कायदा है। हाँ, मैंने स्क्रीन अभी नहीं शेयर की, बस ये आपको मैं बता रहा था सिंपली कि ये नोड्स हमारे पास किन किन मुल्कों में ज़्यादा एक्टिव हैं, आप देख सकते हैं। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे हैं। बस ये बिट नोड की जो है वर्थ है। तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया है कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, क्यों, किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब आप एक और चीज़ भी समझें कि चीज़ ना सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रहती है, उसको फिर आगे फर्दर एडवांसमेंट्स भी उसमें होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो बिटकॉइन है उसमें एडवांसमेंट्स हुई हैं, इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया गया। फिर इथीरियम आया, इथीरियम में आप समझें डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने की उसने सर्विसेज दी हैं कि भाई हम पे आगे डेवलप करो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। और इथीरियम को इसलिए लेयर 1 कहा जाता है। लेयर 1 वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी हेल्प से दूसरे प्रोजेक्ट्स खुद को डेवलप कर सकते हैं। सुई लेयर 1 है, हमारे पास इथीरियम लेयर 1 है, ठीक है, एटम है, कॉस्मोस एटम है, एवलांश है। तो ये काफ़ी लेयर 1 के प्रोजेक्ट्स हैं। अब इन लेयर 1 में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो प्रोजेक्ट्स टैकल करते हैं उनको लेयर 2 कहा जाता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकती हैं, आप समझें स्पीड का जो है इशू हो सकता है, डिफरेंट भी चीज़ें हो सकती हैं। ये सारा कुछ अब डिसेंट्रलाइज मैनर में ऑपरेट होने लग गया। फिर जो है गेमिंग भी डिसेंट्रलाइज आ गई, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डिसेंट्रलाइज मैनर में ऑपरेट करवाया गया। तो ये सारा कुछ इस तरह से डिसेंट्रलाइज हो गया। अब आपको ओवरऑल सारा कुछ अच्छे से समझ आ चुका है। लास्ट एक चीज़ समझें, अब हम चार्ट पे जाने लग गए हैं कि जो कॉइन है और जो टोकन है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक जनरल अम्ब्रेला टर्म है सारी करेंसीज के लिए जो ऑनलाइन है, इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बिटकॉइन जो है आप समझें लीडर है उनका, और ऑल्ट कॉइन्स वो कॉइन्स हैं जो कि अल्टरनेट हैं बिटकॉइन के। अल्टरनेटिव कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बिटकॉइन से हट के जितने भी कॉइन्स हैं उनको ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है, इथीरियम हो या जो कोई भी। अब इथीरियम तो खुद एक कॉइन है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट अगर इथीरियम की चेन का इस्तेमाल करके खुद को डेवलप करता है उसको कॉइन नहीं कहेंगे, उसको टोकन कहेंगे। तो कॉइन और टोकन में ये एक की डिफरेंस होता है, कॉइन की खुद की ब्लॉकचेन होती है, टोकन जो है किसी की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके खुद को डेवलप करता है। ये की डिफरेंस है इनका। होपफुली आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। थ्योरेटिकल हमने जो कुछ स्टडी किया, अब हम चार्ट पे जाने लगे हैं। लेकिन अगर आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप मुझसे बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम टेक्निकल जो है स्टार्ट करने लगे हैं। अभी आप लोग अपने क्वेश्चन करें 1 by 1 अगर किसी का कोई है तो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, आप पूछें। अब्दुल्ला साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो है ना हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, आखिर में ये है क्या चीज़? ठीक है, आप एक समझें गाला कॉइन को, GALA, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाला कॉइन है, GALA, गाला कॉइन। अब ये गाला कॉइन क्या है? ये गाला कॉइन एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गेमिंग कॉइन है, इथीरियम की चेन पे बना हुआ है। ये इथीरियम की चेन पे बना हुआ है, तो ये टोकन है बेसिकली, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, हम वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये आपको मैं प्रॉपर जो है रिसर्च करना, प्रॉपर यूज़ करना चीज़ों का, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये लोड हो जाए, एक सेकेंड। काफ़ी गेम है हमारे पास।
एक सेकंड, ये वाला मैं क्वेश्चन एड्रेस कर लूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये गेम्स सारी, ये गाला गेम्स है, ये डिसेंट्रलाइज बैनर में सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली गेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप मुझसे पूछें, जुनेद जमशेद जो है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, अच्छा मैं आपको जो है अभी शो करता हूँ, मैंने शायद पहले भी जो है शो नहीं की थी, बिट नोड वाली चीज़ भी तभी प्रॉब्लम आप लोगों को कर रही थी, मैं समझ गया। अब आपको शेयर हो रही है, ये देखें बिट नोड में भी मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, वो ये चीज़ थी। ये नोड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है जहाँ जहाँ ज़्यादा एक्टिव है, ये आपको वो दिखा रहा है। बाकी अभी जो मैं बता रहा हूँ वो गाला कॉइन है, ये देखें गाला कॉइन है, इथेरियम की चेन पे बना हुआ। अब यहाँ पे ये गाला कॉइन में जो है चीज़ें हैं, ये गेम्स नज़र आ रही हैं डिफरेंट अलग अलग, तो ये गाला गेम्स हैं इसकी। अब आप मुझसे पूछें पबजी की क्या वर्थ है, पबजी एक गेम है। अब पबजी अगर खुद का एक टोकन लॉन्च कर देते हैं ना, तो अब आप समझें कि उस टोकन की वर्थ क्या होगी। उस टोकन की ये वर्थ होगी कि उसकी बैक पे एक टीम है, यूज़र से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर खेलने वाले लोग मौजूद हैं, और प्रॉपर एक गेमिंग इकोसिस्टम है, प्रॉपर एक गेम है प्रॉपरली डेवलप्ड। तो ये उस टोकन पबजी की वर्थ होगी कि उसकी बैक पे सारा कुछ है। तो ये आपको बेसिकली एक समझे चीज़ होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। तो ये जो है क्रिप्टो है, जो कि ब्लॉकचेन पे चल रही हो तो क्रिप्टो है। नॉर्मल कन्वेंशनल दुनिया में हो, हम फौजी फाउंडेशन की मिसाल ले लें आप, फौजी सीरियल्स की, या लेट्स से कोई और मैं आपको बता दूं, हबीब कुकिंग ऑयल की ले लें, डालडा कुकिंग ऑयल की ले लें, या कोई भी इस तरह की पर्टिकुलर जुनेद जमशेद, अगर लेट्स से ये ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पे इसके स्टॉक्स ट्रेड हो रहे होंगे। आप बोलें स्टॉक्स की क्या वर्थ है, ये जुनेद जमशेद का स्टॉक है, इसकी 100 रुपये प्राइस चल रही है एक स्टॉक की, 10 स्टॉक बाय कर लो, इसकी वर्थ क्या है। बेसिकली वो चीज़ बाय करके आप कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं। तो वहाँ पे स्टॉक्स आ गए, इस वर्ल्ड में जो है क्रिप्टो में ये क्रिप्टो वाली चीज़ आ गई है। अब क्लियर हुआ आपको, क्लियर हो गया आपको, ठीक है सर। करें आपको सर क्रिप्टो से फिर सभी कैसे पैसा बना सकते हैं? नहीं, सब नहीं बनाते ना। अब जिस तरह हमारे पास नॉर्मल आप समझें रियल इस्टेट की मिसाल है, लोग रियल इस्टेट जो है ख़रीदते हैं, क्या करते हैं, ख़रीदी हायर प्राइस पे बेचने की कोशिश की है, और जो है किसी ने उसे हायर प्राइस पे बाय की, वो फर्दर एक और हायर प्राइस पे सेल करने की कोशिश करेगा। तो ये नॉर्मल क्रिप्टो में भी वही चीज़ अप्लाई होती है। जब तक लोग बुलिश हैं तब तक वो चीज़ ऊपर वाली प्राइसेस पे बिकती रहेगी। आपने ये क्या आइडेंटिफाई करना है कि लोग कब तक बुलिश हैं। बुरहान भाई आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ज़हन में भी क्वेश्चन आया है कि अभी लेट से आप एक ट्रेड लगाते हैं, जैसे भी क्रिप्टो की बात हो रही है कि वो है क्या, उसको समझने के लिए कि $10 की ट्रेड लगाई है तो वो चली जाती है लॉस में चली जाती है, या किसी तरह लॉस में जाती है, वहाँ पे ट्रेड बंद कर देते हैं। वो जो $5 $60 का लॉस होगा, वो जो कॉइन जो हमने लगाया हुआ है उनके पास, उस कंपनी के पास चला जाएगा, या वो एक्सचेंज के पास चला जाता है? एक्सचेंज ना बेसिकली ब्रोकर कहलाते हैं, ठीक है। बाइनांस ब्रोकर, बिंग एक्स ब्रोकर है। मैं आप लोगों को बिंग एक्स ही रिकमेंड करूँगा मल्टीपल रीजंस की वजह से। खैर वो बात के टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझें कि ये ब्रोकर्स हैं। ये क्या काम करते हैं कि दुनिया में बैठे हुए किसी भी जो जगह है उस पर दो लोगों को आपस में इंटरेक्ट करवा रहे हैं, बस ये काम कर रहे हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और ये काम करने की फ़ी चार्ज करते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कहीं पे भी, अगर वो बंदा सेम एक्सचेंज यूज़ कर रहा है और वो उस प्राइस पे सेल कर रहा है और आप उसी प्राइस पे बाय कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ बाय करेंगे जो वो सेल कर रहे हैं। तो बदले में इस तरह जो है एक्सचेंज हो रहा होता है, कोई USDT जा रहा होता है, दूसरे को उसकी क्रिप्टो जा रही होती है। तो आप किसी एक्सचेंज को नहीं सेल कर रहे होते, आप उसके अल्टरनेट बैठे हुए जो है दुनिया में किसी भी इंसान को सेंड कर रहे हैं। हाँ, मैनिपुलेशन और वो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि कोई एक ख़ास एंटिटी, कोई एक्सचेंज एक बड़ा चंक जो है बाय करना चाह रही हो किसी कॉइन का, और उन्होंने अपने ही लोग जो है बिठाए हों जो कि अलग अलग प्राइसेस पे बाय कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको इन जनरल में ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप सेल करते हैं तो किसको सेल होता है, बाय किससे करते हैं। क्लियर हुआ बुरहान भाई? जो मुझे समझ आई है वो यही है कि जो मतलब ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ये करेंसी उन्हीं में एक्सचेंज होती रहती है जो हम लगाते हैं। ऐसे ही है। ठीक हो गया। एहसन भाई अब आप क्वेश्चन करें। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, एक तो ये चीज़ जो भाई ने, मैंने पहले ये सवाल कंप्लीट करूँ पर अपना बोलना है। मैंने कहा ये भाई ने जो बताया ना, ऐसे एक्सचेंज हो जाती है ये दो बंदों में, तो कुछ बंदे बोलते हैं जी ये गैम्बलिंग है, ऐसे इनको जिस चीज़ को आप करते हैं, एक बंदा हार रहा है दूसरा जीत रहा है, इसमें गैम्बलिंग है। एक चीज़ ये क्लियर करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज ये चीज़ है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं जी डिसेंट्रलाइज है तो उसमें आपको क्या यकीन है कि ये चीज़ आपको कल नहीं भागेगी नहीं, या कुछ होगा, आपको कैसे आपका पैसा वापस आएगा, ठीक है। अगर हुकूमत इसको
अथोराइज कर देती है तो ठीक है, ये जायज़ है। जैसे मुफ्ती अकराम कहते हैं ये जायज़ है, वैसे जायज़ नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बता देता। देखिए, प्योरली डिसेंट्रलाइज का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड। एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, सेंट्रल कंट्रोल होता है उसके पास। अब आप पैसे बैंक में रखते हैं, सेंट्रल कंट्रोल एक कर रहे हैं उसको, सेंटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है सारा कुछ, कभी भी फ्रीज कर सकते हैं, कुछ भी है। बिटकॉइन को कौन फ्रीज करेगा? हाँ, आपका बाइनांस अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपकी बिंग एक्स आईडी फ्रीज हो सकती है, अकाउंट जो भी। ये सेंट्रल एक्सचेंजेस हैं, ये कंट्रोल करते हैं इनको स्पेसिफिक एंटिटीज, सीईओज ऊपर बैठे हुए हैं। और यही मैंने बात की थी कि बाइनांस ने जो है अभी रिसेंटली जो पैलेस्टाइन इशू था उसमें उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, जिनके जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पड़े हुए थे अकाउंट्स में, अकाउंट्स ही फ्रीज कर दिए। समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था कि बाइनांस से हट के बिंग एक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप्स में। लेकिन उससे हट के आपको ये समझ आ गई है कि सेंट्रलाइज चीज़ जो है सेंट्रलाइज होती है, डिसेंट्रलाइज को कोई आपका अकाउंट नहीं फ्रीज कर सकता। अब आप बोले वो वर्क किस तरह से करता है, उसकी बैक पे फिर आप समझे कॉम्प्लेक्स चीज़ें काम कर रही होती हैं। अब वो डिसेंट्रलाइज कौन सा डिसेंट्रलाइज्ड है वो भी फिर मैटर करता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मुख्तलिफ होती हैं, डैप्स मुख्तलिफ होते हैं, गेमिंग, और फिर इसका एक मुख्तलिफ तरीका है। लेकिन बस ये समझें कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड कुछ कंप्यूटर्स जो हैं, और कोई भी उन कंप्यूटर्स में से एक हिस्सेदार बन सकता है और बदले में उसको रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए लोग जो है हिस्सेदार बनते हैं। अगर एक बंदा हट जाता है कोई और आ जाएगा उसकी जगह, जब उसको एक ज़्यादा रिवॉर्ड नज़र आ रहा होगा। तो ये डिसेंट्रलाइज को कोई कंट्रोल नहीं करता, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। बाकी आपका जो पहला क्वेश्चन था, काइंडली आप उसको रिपीट कर दें, मैं उसको फिर हाँ, गैम्बलिंग वाला आपका था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रियल एस्टेट आप बाय करते हैं, क्यों बाय करेंगे आप बाय करेंगे प्रॉपर एक एनालिसिस की बेस पे, ताकि प्रॉफिट हो आपको। हाँ, अगर तो आप एक लॉन्ग टर्म पिक्चर ले रहे हैं, मैं यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, कोई सोसाइटी बनाऊंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि रिहाइश से हट के दूसरा एंड रिजल्ट है प्रॉफिट, आपको वहाँ प्रॉफिट होगा। तो आप बाय करेंगे, होल्ड करेंगे, और जब अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा आप उसको सेल कर देंगे। कोई आपसे बाय करेगा, वो किसी और को हायर प्राइस पे सेल करना चाहेगा, तभी तो उसने आपसे हायर प्राइस पे सेल की बाय किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी वर्थ ज़्यादा है, वो आगे उसको ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल कर सकता है। अब जब चीज़ें पीक पे चली जाएंगी और वहाँ पे एक बंदा होगा जिसने बाय कर लिया और प्राइसेस गिर गई, तो वो होल्ड करेगा, सिंपल। और जब उसको दोबारा प्राइसेस रिकवर होते हुए नजर आएंगी तो वो किसी और को सेल कर देगा, वरना वो लॉस में किसी और को सेल कर देगा ज़रूरत पड़ने पे। तो क्या ये गैम्बलिंग में आ गया? हरगिज़ नहीं। अब आप बोले क्या इसमें प्रॉपर एनालिसिस इन्वॉल्व था? बिल्कुल इन्वॉल्व था। तो सेम चीज़ तो क्रिप्टो में भी अप्लाई होती है ना, गैम्बलिंग में आता है ये, प्रॉपर एनालिसिस अप्लाई होता है। अब इसमें फिर हमारे पास डिफरेंस आ जाता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग का। नॉलेज जो मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा, ये स्पॉट में भी एप्लीकेबल है, ये फ्यूचर्स में भी है, फॉरेक्स और स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल है। सेम चीज़ क्यों है आगे चल के आपको समझ आएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझे मैं रिकमेंड स्पॉट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर मैनर में चीज़ों को एनालाइज करके सही तरह से अपनी पोजेशन में रखते हैं। किसी को भी आप जो है सेंड कर सकते हैं दुनिया के एक कोने से किसी। फ्यूचर्स में आप नहीं सेंड कर सकते, वहाँ पे आपकी ओनरशिप नहीं होती है। तो मेन चीज़ होती है ओनरशिप होना, प्रोजेक्ट का हलाल होना, और वो जो दोनों चीज़ें हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती हैं। प्रॉपर एनालिसिस की बेस पे आप प्रॉफिट के लिए जो है एंट्रीज लेते हैं, रिस्क लॉस दोनों इन्वॉल्व है, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, तो ये बिल्कुल हलाल है। क्लियर हो गया जी अब्दुल्ला भाई? बस एक चीज़ है कि अगर कल बंदा हमसे कोई सवाल करता है, मिसाल है किसी बंदे को इस बारे में पता नहीं है, वो बोलता है कि आप बोल रहे हो ठीक है, एक्सचेंज हो जाती है, अगर बंद हो जाती है तो आप किसी वॉलेट में खोल सकते हो, ठीक है, तो हमें बोलेगा कल बिटकॉइन आपको कैसे यकीन है कि वो आगे चलेगा, या इथेरियम में कैसे आगे चलेगा, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, ये चीज़ डिसेंट्रलाइज है। आपको ये इसके बारे में आपको सारा समझ आया जो मैंने बताया था कि जी वो समझ आ गया। मैं ये सवाल, दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे टोटल, 21 मिलियन आएंगे, 19 मिलियन से ज़्यादा आ चुके हैं, रिमेनिंग जो है वो आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। हाल्विंग एक प्रोसेस होता है, हाल्विंग में जो वो माइनर बोलते हैं उन कंप्यूटर्स को, या कंप्यूटर इस्तेमाल जो कर रहे हैं ना वो लोग जो हाई एंड कंप्यूटेशन पावर रखते हैं, तो वो सिंपली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने का रिवॉर्ड मिलता है उन लोगों को, जो बिटकॉइन होता है। हाल्विंग होती है हर 4 साल बाद, और वो जो रिवॉर्ड उन माइनर्स को मिलता है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने का, हर 4 साल बाद आधा हो जाता है। तो बिटकॉइन मैथमेटिकली इस तरह से प्रोग्राम्ड किया गया है कि 2140 में आखिरी बिटकॉइन दुनिया में आएगा। और बिटकॉइन गोल्ड की तरह नहीं है बल्कि लिमिटेड है। अब आप बोले भाई गोल्ड भी ख़त्म हो सकता है, गोल्ड क्यों ख़त्म नहीं हो सकता? फिर कितना ये एक अजीब सा क्वेश्चन होगा। इसलिए नहीं ख़त्म हो सकता, लोगों को ट्रस्ट है उस पर, हुकूमतें ट्रस्ट करती हैं उस पर। सिमिलरली बिटकॉइन पे लोगों को ट्रस्ट है, हुकूमतें अब बाय कर रही हैं। जो भुगतान है हमारे पास उसका 1/3 जो GDP है उन्होंने बिटकॉइन में रखा हुआ है। आप एल सल्वाडोर को देखें, एक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसने बिटकॉइन में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। बड़ी हमारे पास जो दूसरे मुल्क हैं उन्होंने काफ़ी होल्डिंग की हुई है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स ब्लैक रॉक, वैनगार्ड जो हैं
उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बड़ी तादाद में बिटकॉइन जो है रखा हुआ है, ETFs जारी किए हुए हैं। तो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जिस तरह बिटकॉइन गोल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके पैरेलल में। क्लियर हुआ? अब्दुल्ला भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन। बाकी आप क्वेश्चन करें अब, जिसका जो क्वेश्चन है। अब्दुल्ला भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई टोकन या कॉइन बाय करना है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम रख सकते हैं, तो वो कहते हैं कि वॉलेट में आप ट्रांसफर कर लें, क्या पता कि एक्सचेंज कोई लेकर आपसे मतलब कि भाग जाए। तो अगर हम वॉलेट में रखेंगे तो हमें वॉलेट पे तो भाग सकता है, जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो वॉलेट क्यों नहीं भाग सकता अगर एक्सचेंज भाग सकता है? तो देखिए, एक एक्सचेंज होती है ना, उसको एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। उसको कुछ चंद लोग हैं, जिस तरह अभी हमारे पास जो है 2021 में FTX स्कैम हुआ था। FTX स्कैम यही हुआ था ना, एक टीम थी और वो सारे फंड्स मैनेज कर रहे थे और लोगों के फंड्स के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वो भाग गए पैसे लेके, फिर पकड़े गए और सारा सीन हुआ। उसके बाद अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अब मैं आपको आगे चल के प्रॉपर जो है फंडामेंटल स्टाइल में बताऊंगा, चीज़ों को देखना है ना, आपको आइडिया होगा। अब एक्सचेंजेस को लाजमी है कि वो बताएं कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, जितने फंड्स हमारे पास यूज़र्स के हैं उन्होंने हमारे पास डिपॉजिट करवाए हुए हैं, उतने ही हमने होल्ड भी किए हुए हैं, हमारे पास बैक में वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। अब ये ट्रांसपेरेंट उनको जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व देना होता है, ठीक है, POR इसको बोलते हैं। तो ये मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। हसनात भाई, अब आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने किया है कि मतलब कि इथेरियम के ETFs प्रूव होते हैं, तो बेसिकली ETFs होते क्या हैं? देखिए, मिसाल के तौर पे अमेरिका में लोग हैं, वो जो है काफ़ी एजड हैं, उनको नहीं पता ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, ट्रॉन नेटवर्क क्या है, कैसे कॉपी, उनको नहीं पता। उनको सिंपल जो है रॉबिनहुड एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड की है, उसमें पैसे उसके पड़े हुए हैं, उनको बस पता है ये वाला स्टॉक बाय करना है, सेल करना है, बस उनको इतना सब पता है, उनको कॉम्प्लेक्सिटी की समझ ही नहीं आती है। तो ETFs बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है कि वो जो पर्टिकुलर बिग इंस्टीट्यूशन फंड्स हैं वो बिटकॉइन बाय करके अपने पास रख लेते हैं और अपना एक, आप समझें, सॉर्ट ऑफ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, स्टॉक जारी कर देते हैं जो कि एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा होता है बिटकॉइन की वैल्यू को। तो वो स्टॉक की प्राइस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है बिटकॉइन की प्राइस से। बिटकॉइन बढ़ेगा तो वो जो स्टॉक है, वो ETF है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे होगी और लोग डायरेक्टली उस ETF के थ्रू किस से एक्सपोजर गेन करेंगे, बिटकॉइन से। क्लियर हुआ? यस, थैंक यू। जी आप करें क्वेश्चन तैमूर भाई। हाँ, अब्दुल्ला साहब, आपसे मेरे दो क्वेश्चन है ना। एक तो ये है ना कि जो है ना बिटकॉइन है, मेरे ख्याल से जो है ना ये बिटकॉइन जो है ना सिर्फ द नंबर ऑफ कोड यानी 0 and 1 है, क्या ये ठीक है? देखिए 0-1 आप इतना मैं नहीं कहूँगा आपको बिल्कुल सिंपली 0-1 बोले। ओवरऑल सारा कुछ दुनिया में 0-1 ही चल रहा है। बस आप सिंपल समझें कि एक प्रोग्राम हुआ कोड है सिंपल टर्म्स में, जो कि डिफरेंट पर्पजेज जो है सर्व कर रहा है सतोशी नाकामोटो ने लाया है। अच्छा, दूसरा सवाल अब्दुल्ला साहब, फर्स्ट करें ना कि अगर पाकिस्तान जो है ना आजकल ये फाइव चल रही है ना, कि अगर पाकिस्तान जो है ना ये सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस है हमारे पास, बाइनांस वगैरह ना, इसको कर दे ये बैन ना, फिर हमारे लिए कौन सा रास्ता होगा? लेकिन फिर हम किस तरफ जाएंगे ना, अगर फर्स्ट करें अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पाकिस्तान में बैन हो मैं गई? आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बैन नहीं होती सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। रीज़न सिंपल है कि हमारे पास बहुत से जो बड़ी एंटिटीज़ हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं यही सेम चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शंस वो इजीली कर पा रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो कभी भी बैन नहीं करेंगे इस चीज़ को। दूसरा, इफ इन केस कर भी देते हैं तो इसके अल्टरनेट फिर मेथड्स हैं। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, मकसद लोग भूल गए हैं बिटकॉइन का। बिटकॉइन का मकसद उन्होंने ट्रेड करना उसको बना दिया, असल मकसद था मनी को डिसेंट्रलाइज करना। तो मनी डिसेंट्रलाइज्ड है तो एक्सचेंजेस बंद हो जाती है। एक्सचेंजेस में जो पैसा पड़ा हुआ है, एक्सचेंजेस जाने से पहले बताएं कि महीना पहले भाई आहिस्ता आहिस्ता पैसे निकालना शुरू कर दें, महीने बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, उससे पहले निकाल के फिर आप जो है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन से करना शुरू कर सकते हैं। डिफरेंट और मेथड्स होंगे, उसका इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू। एहसन भाई क्वेश्चन करें आप। अब्दुल्ला भाई, जैसे अभी आपने बोला कि एक्सचेंज नहीं पहले बताते हैं, 1 महीना पहले से ही है, तो इनके जो एग्रीमेंट जो ऐसे हम डाउनलोड करते हैं, उसमें अपनी आईडी लगाते हैं, इसमें एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर हम करेंगे तो जाएंगे तो आपको बारे बताएंगे, या कोई नहीं जा रहा, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था मिसाल। नहीं, वैसे एक बात है, वैसे अगर कोई हमसे पूछता है तो हम उसको बता सकते हैं ना इसके बारे में। कल हमसे कोई पूछता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखें, आपने जियो न्यूज़ में, एयरवाई न्यूज़ में, किसी भी न्यूज़ में इन्वेस्ट किए, अब उनके स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में।
वो जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि हम क्लोज़ करने वाले हैं, फिर आप उनके स्टॉक सेल कर देंगे और अपना कैश आउट कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फ़ौरन बंद हो जाती है। हुकूमत ने कोई लेट्स से एक्शन ले लिया तो वो उस एक टाइम पीरियड देंगे, डिपेंड करता है भाई हुकूमत उनको क्या वो देती है कि ये चीज़ें इन पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। अब इंडिया जिस तरह करता है, इंडिया 30% टैक्स लेता है जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनसे, समझ आ रही है आपको। तो पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई लेजिस्लेशन नहीं है, तो कोई चीज़ इसमें हो ही नहीं रही। अगर कोई इन्होंने बना दिया रूल तो इस तरह का रूल बना देंगे। टैक्स तो जाहिर सी बात है लेंगे, ये टैक्स तो नहीं छोड़ेंगे। और अगर टैक्स नहीं लेते, बंद करने वाला करते हैं, तो फिर एक्सचेंजेस को टाइम दे देंगे। एक्सचेंजेस फिर आपको बता देंगे हम महीना 2 महीने बाद जो है क्लोज कर देंगे सर्विसेज जो भी है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही। क्लियर हो गया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन। जी असनाद भाई करें आप। अब्दुल्ला भाई, आप बार बार स्टॉक्स का नाम ले रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास स्टॉक्स क्या होते हैं और शेयर्स क्या होते हैं? बस शेयर मार्केट, आपने स्टॉक मार्केट में कंपनी का कुछ आप पोर्शन बाय कर लेते हैं। क्रिप्टो में क्या है, एक प्रोजेक्ट है, वो अपना क्रिप्टो है उसकी, मतलब क्रिप्टो क्या है, आप जो कॉइन बाय कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी ओनरशिप उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। या कभी कभी स्टोर ऑफ वैल्यू उस तरफ जो है उसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बोले गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ तो मैं कौन से प्रोजेक्ट को बाय कर रहा हूँ? गोल्ड तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। सिमिलरली बिटकॉइन भी ऐसा है, ठीक है। और हमारे पास कुछ गेम्स हैं, अब वो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, लेकिन वो स्टोर ऑफ वैल्यू बनी हुई क्यों है? क्योंकि उनकी बैक पे प्रॉपर प्रोजेक्ट्स हैं, गेम्स हैं, कुछ भी है इस तरह। तो हमारे पास जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज होती हैं बेसिकली नॉर्मल कन्वेंशनल, जो कि कोई सर्विसेज दे रही हैं अपनी, चाहे वो कुछ खाने बनाने वाली हों, चाहे वो कपड़े की हों, जो भी हों, वो शेयर मार्केट में आती हैं, अपनी कंपनी का कुछ पोर्शन जो है लिस्ट कर देती हैं कि भाई हमारी कंपनी जो है पार्ट्स आप समझें, कंपनी का आप ओनरशिप जो है ऑन करते हैं, थोड़ा सा कुछ हिस्सा, जितने स्टॉक आप ऑन करते हैं। और इसीलिए होता है ना कि किसी भी कंपनी का 51% स्टॉक आपके पास हो तो आप उसके जो है CEO बन सकते हैं। समझ आया? थैंक यू। बेहतरीन। अब हम जाते हैं चार्ट्स की तरफ। जी दिलनवाज भाई आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई, ये कोई भी कॉइन हो ना तो उसकी कोई लिमिट होती है इन्वेस्टमेंट की कि हाँ, कितने इन्वेस्टमेंट इसमें? नहीं जी उसमें आप जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर सारे लोगों को मिला के उसकी कोई लिमिट है कि नहीं? हाँ बस होती है सारी चीज़, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ये फंडामेंटल्स में आएगा। जी जी ठीक है। और ये आर्ट्स में टॉप 10 भी नहीं आते, वो सॉरी टॉप 10 भी आते हैं हाँ, आर्ट्स। ऑल्ट्स में आगे टाइप्स होती हैं। ऑल्ट बोलते हैं अल्टरनेट करेंसीज, बिटकॉइन की जी, जी। अल्टरनेट जो करेंसीज हैं, उसमें फिर अलग अलग मार्केट कैप वाली होती हैं। ये क्या चीज़ें, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब हम टेक्निकल साइड पे आते हैं, और टेक्निकल में भी हम सबसे पहले समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आपने ये समझना है, कल हम इसको इन डेप्थ जो है स्टडी करेंगे। बेसिकली सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस बाउंस कर सकती है। मैं एक टेनिस बॉल की मिसाल लेके देता हूँ। टेनिस बॉल है मेरे पास, मैंने जो है फ्लोर पे फेंकी है, बाउंस होकर वापस हाथ में आ गई, ऊपर सीलिंग पे फेंकी, लग के वापस आ गई। आप बोले कि भाई ऊपर से नीचे क्यों गिरी है, नीचे से बाउंस क्यों हुई है? सिंपल सा आंसर है इसका, नीचे फर्श था जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, प्राइस वहाँ से बॉल जो है बाउंस कर रही है, ऊपर जो है सीलिंग रेजिस्टेंस है, बॉल लग के गिर रही है। चार्ट्स पे वो एरियाज जहाँ से प्राइस बाउंस कर सकती है उसको सपोर्ट एरिया कहते हैं, जहाँ से गिर सकती है उसको रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। सपोर्ट एरिया क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्ली कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन डेप्थ हम कल स्टडी करेंगे। अलबत्ता मैं अभी आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो आपने सिंपली करना क्या है कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, या आप मेरे यूट्यूब पे जाए ना, ट्रेडिंग व्यू की मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, उसको देखें, आपको ये सारा यूज़ करना आ जाएगा। यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है ये वाला ऑप्शन, कहाँ पे गया, रेक्टेंगुलर टूल, ये वाला, ठीक है, रेक्टेंगल, ये आप जो है यूज़ करेंगे रेक्टेंगल, और स्टार डाल के ना आप यहाँ अपने फेवरेट्स में भी ऐड कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आपको क्या होगा कि आप एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करना है, सेलेक्ट करना है सिंपल इसको आपने, और इस तरह से चार्ट पे ड्रॉ कर देना है। अब चार्ट पे वो जगह जहाँ से प्राइस बाउंस हो रही है उसको सपोर्ट एरिया कहते हैं। मैं आपको कोई अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, एक सेकेंड, आप लोगों को ईजी समझ आ जाए, कोई स्मूथ सी, ये देखें, ये वाला एरिया चार्ट पे, मैं ये कंप्लीट कर दूँ 1 मिनट। ये वाला एरिया चार्ट पे, ये एरिया जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस कर रही है इसको एरिया ऑफ सपोर्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्राइस आई बाउंस कर गई, आई बाउंस कर गई। अब ये एरिया ऑफ सपोर्ट क्यों है, ये हम कल डिस्कस करेंगे कि प्राइस यहीं से क्यों बाउंस कर रही है, और आपने कितना एरिया लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है या स्टार्ट आप यहाँ नीचे से भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम कल स्टडी करेंगे कि ये ब्रेक होने के बाद किस तरह से काम करता है, किस तरह से ब्रेक हो सकता है, आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, ये सारा कुछ कल की क्लास में होगा। फिलहाल आप बस ये समझें, एक एरिया जहाँ से प्राइस बाउंस कर सकती है उसको एरिया ऑफ सपोर्ट कहा जाता है, एज सिंपल एज दैट। और रेजिस्टेंस एरिया वो एरिया जहाँ से प्राइस गिर सकती है उसको जो है आप एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे आप देखें प्राइस गई गिर गई, गई गिर गई, गई और गिर गई,
तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। करंटली आप देखें तो हम टाइम फ्रेम्स और इन चीज़ों को भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन को इस वक्त कहाँ पे मसला आ रहा है, बिटकॉइन को यहाँ पे मसला आ रहा है, ये वाला रीजन ये देख रहे हैं। तो ये बेसिकली 69,000 वाला जो रीजन है ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर नहीं चला जाता और कैंडल क्लोज नहीं दे देता, कैंडल क्लोज क्या होती है इसको भी कल स्टडी करेंगे। फिलहाल आप बस ये समझें कि ये हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है और एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि प्राइस वहाँ से गिर सकती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सपोर्ट है और ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एरिया वो एरिया जहाँ से प्राइस बाउंस कर सकती है, रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस गिर सकती है। अब इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, आप करें क्वेश्चन अपना। अब्दुल्ला भाई मैं कह रहा था कि आप जैसे ना ट्रेडिंग व्यू ऑन करते हैं तो आपकी कैंडल्स का कलर जो है कि वाइट और ब्लैक आ रहा है, तो समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। और अगर आप इनका कलर जो है कि ग्रीन और रेड कर देंगे ना तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा समझने में। देखिए आप जब ट्रैफिक में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर का मतलब है कि इंडिकेशन मिलता है भाई रास्ता साफ है जाओ, आप चले जाते हैं। आके रेड का सिग्नल आता है आप रुक जाते हैं। सिमिलरली जब चार्ट्स पे ग्रीन या रेड कैंडल्स आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हुआ है बचपन से वो ट्रिगर होता है। कलर को देख के आपको लगता है कि आपने जो है इंटर नहीं करना। रेड कलर गिर रहा होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर भी आ रही होगी, आप बाइंग नहीं करेंगे। आपका सबकॉन्शियस ट्रेन हुआ है। चलती हुई मार्केट में आप जो है फोमो में ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करेंगे और ट्रेन चलती हुई को जब पकड़े तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पे ग्रीन को आप फिर चेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए, इमोशंस को एलिमिनेट कर दिए। आप लोग भी जो है सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। सेटिंग कैसे होती है मैंने सारा कुछ जो है यूट्यूब वाली जो ट्रेडिंग व्यू की वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कलर शुरू डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन है इंपॉर्टेंट ये चीज़, आप भी इसको इसी तरह रखें। बाकी एसएम भाई आप क्वेश्चन अपना करें, जिसका क्वेश्चन हो जाए करे आंसर उसको वो अपना हैंड डाउन कर लिया करे। अब्दुल्ला भाई मैंने पता करना था, ये आप अभी आपने बताया ना ये अपनी रजिस्ट्रेशन पे होता है, अगर जैसे बिटकॉइन का बताया ठीक है, तो आम उधर जब आप बोलते हैं कैंडल क्लोज होगी तो जब वो रजिस्ट्रेशन को अपने को वो तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है, तो उसके बाद उसके एंट्री का वो चांसेस बनते हैं या नहीं? क्या? हम इस बेस पे नहीं लेते हैं, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, सारा कुछ कंबाइन करके लेते हैं। नहीं वो जो आप बताते हैं प्राइस एक्शन के साथ आप सारा कुछ करेंगे, लेकिन वैसे एक चीज नहीं मैं एंट्री पूछ रहा नहीं हूँ लेते ना तो हम इस तरह। हम कैंडल क्लोज देके फेक आउट भी दे सकती है, वापस गिर सकती है, फिर क्या हम ये सारा कुछ जो है देखेंगे कि हम प्रॉपर एंट्रीज किस तरह से लेते हैं। ये सारा कुछ आपस में को रिलेटेड है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है पहले समझेंगे, उनको आखिर में कंबाइन करना मैं आपको बताऊंगा। ओके आप क्वेश्चन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम। अफान बात करूँ। अच्छा अब्दुल्ला भाई मैंने पूछना था कि ये जब सम टाइम जो कॉइन होता है या भी टोकन होता है वो सपोर्ट कोई लेता है, सपोर्ट लेके बाउंस होता है, मगर वो अपनी फुल रेजिस्टेंस को टच नहीं करता, वो हाफ में ही दोबारा डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट फेज में ऊपर जाता है फुल। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये पूरी अपनी रेजिस्टेंस को टच करके फिर आ सकता है नीचे? ये सारा कुछ जो है जाहिर सी बात है प्रॉपर प्राइस एक्शन सीखने के बाद आपको समझ आएगी, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक ओके चलें, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड? आज होमवर्क कुछ भी नहीं है, होमवर्क कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, आज हमने ओवरऑल जनरल जो है चीज़ों को स्टडी किया है, आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बिल्डअप हुई, आपको क्रिप्टो पे ट्रस्ट है क्यों होना चाहिए उसकी समझ आई है, और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का हमने स्टार्ट ली है कि जो सपोर्ट एरिया होता है, रेजिस्टेंस एरिया होता है, ये क्या होता है। इन डेप्थ इसको हम कल जो है करेंगे। अभी आप अपना क्वेश्चन करें हमीद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये बिटकॉइन जब पम होता है तो अल्टकॉइन भी पम होते हैं, और जब बिटकॉइन डम होता है तो अल्टकॉइन भी डम होते हैं, ये क्यों सर? इसका ये रिलेशन क्यों, किस वजह से है? लोगों को ट्रस्ट है बिटकॉइन पे, बिटकॉइन गिरता है उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है क्रिप्टो पे, वो डर जाते हैं, तो वो बिटकॉइन गिरते ही साथ साथ पैसे निकालने लग जाते हैं दूसरे उससे। यस सर। बाकी ये इतना इसके कुछ और चीज़ें भी होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा गंदा गिरते हैं ऑल्ट बिटकॉइन के थोड़ा गिरने से, कभी जो है ऑल्ट बहुत ज़्यादा पंप हो जाते हैं बिटकॉइन के थोड़ा सा पंप होने से। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इब्राहिम भाई आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। इस्लाम। मैं ये पूछ रहा था कि जो हम अब इंशाल्लाह अभी जो सिखाएंगे ये इंशाल्लाह यानी पूरी जिंदगी के लिए यानी बंदा सीख ले या कुछ ट्रेंड चल रहा है बस इस तरह का, मिसाल के तौर पर बस अब ऊपर जाती हुई मार्केट हो या नीचे जाती हुई मार्केट हो, ये सारा कुछ एप्लीकेबल है बराबर, बेफिक्र हो जाए।
चलो सही, ओके। शेख बासित भाई आप क्वेश्चन करें। जी सलाम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं? सब खैरियत? अब्दुल्ला भाई, मेरा सवाल ये था कि ये जो कोर्स का आउटलाइन है, अगर ये आप थोड़ा सा ब्रीफली जो है ना उसको अगर एक्सप्लेन कर दें कि ये कैसे वीक में किस तरह से कवर होगा, क्या क्या टॉपिक्स को हम टच बेस करेंगे। देखिए तो फिक्स जरा नहीं है इसका ना आगे हम टेक्निकल्स, फंडामेंटल, अच्छा ऑन चेन रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सेंटिमेंट एनालिसिस को कवर करते जाएंगे, लेकिन फिक्स नहीं है कि आज ये करेंगे आज ये। कुछ चीज़ें हैं प्रॉपर अच्छा तरह से अच्छा लेके चलेंगे, इंशाल्लाह विद इन अ मंथ कवर होगा। कोई चीज़ आपको समझ नहीं यानी आती है उस दिन हम ऑफ ले लेंगे, तो ये फिक्स नहीं है। सही कोर्स स्ट्रक्चर वाली कोई डिफाइन नहीं है इस तरह से। नहीं मतलब मैंने स्टार्ट में जो डिफाइन किया था वही आउटलाइन है ना, उसको हम अच्छा अच्छा, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट मैं लेट ज्वाइन किया था मैंने, तो आई थिंक आई लॉस्ट इट। हाँ आप रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा थोड़े टाइम तक। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इब्राहिम भाई आप क्वेश्चन करें। ठीक है, जिसका क्वेश्चन एड्रेस हो जाए करे हैंड डाउन कर दिया करें। हसनात भाई आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन, जो बेसिकली आल्ट्स कॉइन होते हैं वो पिछले दिनों में एक बार लिक्विडेट भी हुआ था ऐप कॉइन से, तो उसकी लिक्विडेशन भी ऊपर वाली साइड पे नहीं थी और सब लोगों ने इसको शॉर्ट भी किया हुआ था, बट वो पंप करी यार, उसकी क्या रीज़न थी? देखिए वो बहुत ज़्यादा पंप हो गया था पहले ही, सही है, और उसके गिरने के मल्टीपल रीजंस थे। टेक्निकली भी उसका मोमेंटम भी लॉस हो रहा था। तो वेल्स या स्मार्ट मनी जब नीचे से बाय करते हैं, वो एग्जिट तो किसी भी करेंगे, वो फिर आप भी करते हैं। तो इसको भी प्राइस एक्शन के से हम किस तरह देख सकते हैं, आगे चल के आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है। और अब्दुल्ला भाई बेसिकली हमें ये कहते हैं कि आर्ट्स कॉइन्स पे ट्रेड करो ना, ये लोगों को लिक्विडेट करने के लिए बनाए जाते हैं बेसिकली, जैसे बिटकॉइन है या इथेरियम वगैरह। ये बातें हैं, ये करने वालों की बातें हैं। अगर सबको ये पता होगा तो फिर ये मूव क्यों आएगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसी बातें हैं। सबको पता है कि रियल एस्टेट ने उठना है आज से 5-6 साल बाद, सबको पता है। डाउन प्राइसेस पे अभी कोई भी नहीं खरीद रहा। तो ये बातें हैं सारी कि ये सबको पता होता है, वो होता है। मैं आप लोगों को प्रॉपर रियल टाइम में सारा कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला जी। आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई जैसे कि आजकल आज जो एक भाई ने आपसे क्वेश्चन किया कि बीटीसी कनेक्टेड है ऑल्ट कॉइन से, ठीक है ना, बीटीसी पंप करता है तो ऑल्ट भी पंप करते हैं। तो आजकल मार्केट जो है कि उल्टा मूव कर रही है, ठीक है ना, तो बीटीसी पंप पे पंप किया जा रहा है, ऑल्ट से ऊपर आ ही नहीं रहे, पता नहीं इशू है ये। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। कुछ चीज़ें आप लोग जो पूछ रहे हैं वो आगे की चीज़ें हैं और वो डायरेक्टली मैं नहीं बता सकता, कंफ्यूज हो जाएंगे। चले, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है जी आप क्वेश्चन करें। अब निदा आप क्वेश्चन करें। निदा मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुझे ये था क्वेश्चन, एक तो ये कि क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस काफ़ी आगे की बातों के भी हो रहे हैं ना, जैसे मैं एक बहुत ही बेसिक अभी लेवल पर हूँ, ठीक है, मैंने जस्ट बाइनेंस डाउनलोड किया, थोड़ी बहुत बिटकॉइन खरीद लिया और ऑब्वियसली कोर्स ज्वाइन भी किया है। मुझे ये पूछना था कि इनिशियल लेवल पर जो भी हमें अगर टूल्स या जो भी चीज़ें हैं वो आप हमें इस क्लास के बाद देंगे, जो हम रेडी करके बैठे, ताकि कल की जब आप हमें एक क्लास लेके जाएँ तो मतलब एक इनिशियल लेवल पे वो हम मतलब, या फिर मैं खुद आपकी वीडियो किस तरह से वो होगा ना, देखिए आपको क्या क्या हमें बेसिक आपको एक्सचेंज इस्तेमाल करनी आनी चाहिए बस। बाकी यहाँ पे मैं आपको सारा बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख लेना कि किस तरह से यूज़ करते हैं। बाकी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। सही। अच्छा एक और चीज़ मुझे आपसे, एक जो मेरा एक सवाल है ये दूसरा ये था कि नॉर्मली जैसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो भी क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, मतलब उनका कैसा है कि वो उसको एज अ फुल टाइम लेके चल रहे हैं या फिर एज अ पार्ट टाइम इसको लेके चलते हैं, मतलब कैसे ये पूरा ओवरऑल चलता है? डिपेंड करते हैं आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। स्कैल्पिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे होती है। 24/7 कंप्यूटर स्क्रीन के आगे नहीं बैठा करते। ये आपको मैं सारा कुछ आगे चल के, ये सारा कुछ ना आप लोग जो पूछेंगे सारा कुछ मैं आपको आगे चल के एड्रेस करवाऊंगा। तो आप सिंपली समझें कि बस आपको एक सेटअप मिला, आपने आइडेंटिफाई किया, हंट किया, बस। ऐसा नहीं है 24/7 स्क्रीन के आगे बैठा रहना है। ठीक है ठीक है। बाकी मतलब ये कि इसमें क्या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है इनिशियल लेवल पर, या फिर थोड़े थोड़े से आप स्टार्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं? आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा आप लोगों ने किस तरह से स्टार्ट लेना है। थोड़ी सी कैपिटल से स्टार्ट करवाऊंगा, या हो सकता है कैपिटल से शुरू में स्टार्ट करने का बोलो ही ना, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाकी सारों के क्वेश्चन एड्रेस हो गए। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी चीज़ें जो है सीखने को मिली होंगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर हम होमवर्क भी जो है लेके चलेंगे और फिर जो है प्रॉपर आप लोगों ने मुझे वहाँ पे सबमिट करवाना होगा। आज की जो क्लास है रिकॉर्डेड आप सेशन देख लेना, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होता है आप लोग मुझे ग्रुप्स में जो है पूछ सकते हैं। बाकी क्लास में अगर किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की करने की ज़रूरत है आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, और क्लास जो है हम एंड करते हैं। अभी आप लोग मुझे काइंडली अपना रिव्यू दे दें।
अब्दुल्ला भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। ठीक है, किसी चीज़ की कमी कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है, सारा कुछ बराबर है या आप चाहते हैं कुछ बेहतर किया जाए? एज यूजुअल अब्दुल्ला भाई आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समझाते हैं, मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ तो आपका समझाने का तरीके बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि परफेक्टली आप जा रहे हैं। चलें बेहतरीन, इंशाल्लाह फिर हम जो है कल बस मिलते हैं। अब्दुल्ला भाई एक और चीज़ है कि अगर आप इनको सबको जो आप बता रहे हैं स्क्रीन साथ साथ बना लिख ले तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपके पास लाइफ टाइम पड़े होंगे ना जब देखना चाहें। जी सही है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।